नमस्कार दोस्तों, रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कौन सा टैक्स रिजिम आपके लिए बेटर हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, 2025 और 26 के फाइनेंशियल ईयर में आपको कौन सा टैक्स रिजिम सिलेक्ट करना चाहिए और इसमें अगर आप कंफ्यूज हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम चैट जीपीटी के माध्यम से ये कंक्लूड करेंगे कि कौन सा टैक्स रिजिम आपके लिए सुटेबल हो सकता है, कौन सा टैक्स रिजिम आपके टैक्स को बचा सकता है, कौन सा टैक्स रिजिम आपको कम से कम टैक्स भरने के लिए बाध्य कर सकता है। तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग बनने वाला है और इसमें आपको समझ में आएगा कि किन लोगों के लिए ओल्ड टैक्स रिजिम अभी भी फायदेमंद है और किन लोगों के लिए न्यू टैक्स रिजिम में जाना बहुत ही बेहतर होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एंड तक बने रहिएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ों को मैं बारीकी से समझाने वाला हूँ। एआई के माध्यम से नॉर्मली जो ट्रेंड चल रहा है, आगे की दुनिया एआई पर ही होने वाली है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ही होने वाली है। तो उसके ही सहायता से हम समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे तो मैं एक दो लाइन में आपको समझा दूंगा, बता दूंगा विच इज़ बेटर, बट वी आर गोइंग टू टेक द हेल्प फ्रॉम एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि भैया हमारे लिए कौन सा सुटेबल है। तो उसके बेसिस पे हम आज ये वीडियो आज कंक्लूड करेंगे कि कौन सा टैक्स रिजिम मेरे लिए सुटेबल होगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने चैट जीपीटी का पेज ओपन कर लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड फिलहाल मुझे क्या करना है कि सबसे पहले चैट जीपीटी से क्वेश्चन पूछना है कि भैया मेरे लिए सुटेबल टैक्स रिजिम कौन सा है 2025-26 के लिए। तो यहाँ पर मैं सिंपली टाइप कर लेता हूँ विच टैक्स रिजिम is better for me in FY 25-26, old और न्यू टैक्स रिजिम। तो अब ये देखिए यहाँ पे क्या कुछ चैट जीपीटी मुझे लिख के देगा, उसके बेसिस पे मैं थोड़ा रीड करके बताता हूँ आपको। ओके, एंड मैं क्लियर टैक्स के वेबसाइट पर भी ले जाकर आपको टैक्स कैलकुलेट करके भी बताऊंगा कि बेसिकली होना क्या चाहिए और कौन सा टैक्स रेजिम आपको सिलेक्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा है विच टैक्स रेजिम इज बेटर फॉर मी इन फाइनेंशियल ईयर 2025-26। ये फाइनेंशियल ईयर के लिए मेरे लिए कौन सा टैक्स रेजिम बेटर है, ओल्ड या फिर न्यू टैक्स रेजिम। तो यहाँ पर इनका रिप्लाई आया है, चैट जीपीटी भाई साहब ने हमें रिप्लाई किया है, चूजिंग द बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू टैक्स रिजिम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-26 डिपेंड्स ऑन योर एनुअल इनकम एंड डिडक्शन यू टिपिकली क्लेम। ओके, हियर इज ए कंपेरेटिव ओवरव्यू टू असिस्ट यू। अभी यहाँ पर कहना यही है जो मैं भी आपको हमेशा कहता आया हूँ कि जब भी आप किसी दो चीज में फंसे हुए हैं, उसमें कंफ्यूज हैं, तो सबसे बेटर काम होता है कि उन दोनों चीजों को कंपेयर कर लिया जाए, उन दोनों चीजों को समझ लिया जाए कि दोनों में एक्चुअली क्या फायदा और क्या नुकसान है। ठीक है, उसके बेसिस पे ही आप आगे बढ़ सकते हैं और उसी पर आपका कंफ्यूजन दूर होता है। तो यहाँ पे देखिए न्यू टैक्स रिजिम के हाईलाइट्स है। टैक्स फ्री इनकम थ्रेशोल्ड, जैसे कि अभी न्यू टैक्स रिजिम है उसमें इनकम अप टू 12 lakhs आर टैक्स फ्री ड्यू टू द रिबेट अंडर सेक्शन 87A। ओके, इंक्लूडिंग द स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 75,000 इनकम अप टू 12.75 lakhs इनकर्स नो टैक्स लायबिलिटी। पता समझ में आ रहा है? न्यू टैक्स रिजिम अगर आपने सिलेक्ट किया है तो 12 लाख तो टैक्स फ्री है ही अंडर सेक्शन 87A, बट इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन भी एडेड है 75,000 का, यानी कि आप 12,75,000 के इनकम पर भी नो टैक्स पे करेंगे, यानी कि जीरो टैक्स पे करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप न्यू टैक्स रिजिम में 12,75,000 तक कोई भी टैक्स पे नहीं करना है आपको। और अगर 12,75,000 के ऊपर आपका टैक्सेबल इनकम जाता है तो आपके ऊपर ये स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेंगे। ओके, अब ये टैक्स स्लैब क्या है वो देख लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ पर अगर मैं थोड़ा नीचे आपको लेकर जाता हूँ, थोड़ा जूम कर देता हूँ, तो यहाँ पर आप रिवाइज टैक्स स्लैब देख सकते हैं कि अप टू 4 lakhs नो टैक्स। ठीक है, मान लेते हैं 12.75 lakhs तक नो टैक्स है। ठीक है, ये नो टैक्स है।
बट मान लेते हैं कि आपका इनकम 12.75 लाख से भी ज़्यादा है, यानी कि 14 लाख का आपका नेट टैक्सेबल इनकम है। ओके, तो इसके लिए आपको टैक्स कैसे लगेंगे वो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। 14 लाख में क्या होगा कि 4 लाख तक तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, बट 4 लाख से 8 लाख के बीच में 5% का टैक्स लगेगा। तो ये जो 14 लाख का टैक्सेबल इनकम है वो ब्रेक होता जाएगा। 4 लाख से 8 लाख के बीच में आपका 5% का टैक्स लगेगा, और 8 लाख से 12 लाख के बीच में आपको 10% का टैक्स लगेगा, और 12 लाख से 16 लाख के बीच में है तो उस पर 15% का टैक्स लगेगा। मतलब ये 3 स्लैब आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे, और ये तीनों स्लैब के टैक्स कैलकुलेट करके 14 लाख का जो आपका अमाउंट है उस पर जो टोटल अमाउंट आएगा वही आपका टोटल टैक्स होगा, ये आपको पे करना होगा। बट 12.75 लाख तक नो टैक्स, वहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला है। बट 12.75 लाख से 1 रुपये भी ज़्यादा होते हैं, 2 रुपये भी ज़्यादा होते हैं, या लाखों रुपए तो ज़्यादा होंगे तो अलग ही बात है, बट 1-2 रुपये भी ज़्यादा होते हैं तो आप टैक्सेबल स्लैब में आ जाएंगे, और आपको इस तरह के टैक्स स्लैब एप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप न्यू टैक्स रिजिम आपको समझ में आ गया होगा। न्यू टैक्स स्लैब रिजिम किस तरह से वर्क करेगा, और आपको कितना टैक्स देना पड़ सकता है कौन से अमाउंट के ऊपर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। यहाँ से थोड़ा हम नीचे लेके चलते हैं। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन मैंने आपको बता दिया कि 12 लाख के ऊपर तो अंडर सेक्शन 87A के अंतर्गत आपको 12 लाख का तो टैक्स फ्री है ही ऑलरेडी। मतलब 12 लाख की इनकम है आपकी तो आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। प्लस आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 75,000 का, यानी कि 12,75,000 तक आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस लिमिटेड कंपेयर टू द ओल्ड रिजिम। ठीक है, अब ये डिडक्शन एंड एग्जेम्पशन जो है लिमिटेड है, ये लिमिटेड कर दिए गए हैं कि भैया आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन इतना ही होगा, ये फाइनल है, इससे ज़्यादा कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं होंगे, एग्जेम्पशंस नहीं होंगे, तो ये लिमिटेड हो गए हैं एज कम्पेयर टू ओल्ड रिजिम। ओल्ड रिजिम में बहुत सारे एग्जेम्पशंस दिए जाते थे, HRA हुआ, LTA हुआ, ATCC में हुआ, ATD हुआ, तो इस तरह के बहुत सारे जो सेक्शन वाइज थे उन्हें डिडक्शन और एग्जेम्पशन दिए जाते थे। हाउस लोन के इंटरेस्ट पर भी ओल्ड टैक्स रिजिम में डिडक्शन और क्लेम करने के लिए मिलता था, बट यहाँ पर वो सारी चीज़ें लिमिट कर दी गई है। अब चलिए ओल्ड टैक्स रिजिम को समझने की कोशिश करते हैं। ओल्ड टैक्स रिजिम में आप देखिए कि उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। निर्मला सीतारमन जी के द्वारा जो उन्होंने अभी रिसेंटली टैक्स रिजिम हाईलाइट किया था, तो उसमें ओल्ड टैक्स रिजिम में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। यानी 2.5 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में आपको 5% का टैक्स लगेगा, एंड 5 लाख से 10 लाख के बीच में आपको 20% का टैक्स लगेगा, और 10 लाख के ऊपर अगर आपका इनकम होता है, नेट टैक्सेबल इनकम होता है, तो ये आपको 30% का टैक्स लगेगा। यानी कि बहुत ही ज़्यादा टैक्स लगने की संभावना हो जाती है। ये 10 लाख के ऊपर ही 30%, और 5 से 10 लाख के बीच में 20%, और अप टू 5 लाख, 2.5 लाख से लेके 5 लाख के बीच में 5% तक टैक्स लगता है। तो इसमें टैक्स काफ़ी ज़्यादा पड़ता है हमें। तो ये मैं एक कैलकुलेशन करके भी दिखा दूंगा आपको। ओके, और यहाँ पर देखिए डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस क्या क्या दिए गए हैं। अलाउज वेरियस डिडक्शन सच एज, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, सच एज दोज अंडर सेक्शन 80C, जो इन्वेस्टमेंट आप करते हैं 1.5 लाख की 1.5 लाख तक का मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप ATC के अंतर्गत। ओके, जो इक्विटी स्कीम वगैरह होते हैं, PF वगैरह जो भी होते हैं, उसमें आप 1.5 लाख तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंड ATD में हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भर के आपको ATD में भी एग्जेम्पशंस मिलते हैं, HRA के लिए भी एग्जेम्पशंस मिलते हैं, हाउस रेंट अलाउंस के लिए जो भी हाउस का आप रेंट पे करते हैं उस पर भी आपको टैक्स अलाउंस मिलता है। एंड इसी तरह के बहुत सारी प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप एंड स्पाउस हेल्थ चेकअप, चिल्ड्रन एजुकेशन एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इस तरह के बहुत सारे डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस ओल्ड टैक्स रिजिम में ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। तो इन सब में आपका टैक्स बचता है। अगर आप इतनी सारी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इतना सारा आपका खर्चा हो रहा है, तो डेफिनेटली यू शुड गो विथ ओल्ड टैक्स रिजिम। अगर ये सब खर्चे नहीं हैं आपके, HRA नहीं है, अदर्स नहीं है, और ये 1.5 लाख का जो ATC में इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो भी नहीं कर रहे हो, इंश्योरेंस नहीं लिया है, ये सब कुछ भी नहीं लिया है, और आपका टैक्सेबल इनकम जो है 12 लाख का है, या 12.75 लाख का है, या 12.70 लाख का है,
तो आपको न्यू टैक्स रिजिम में ही जाना चाहिए, उसमें आपको 0 टैक्स लगेगा। ठीक है, ये सिंपल सी बात तो आपको अभी तक समझ में आ गई होगी। ओके, वही अगर न्यू टैक्स रिजिम में आज के डेट में 12.75 लैक्स तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, 0 टैक्स लगेगा। ठीक है, तो ये न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से हो गया। बट अगर यही आपका 12.7 लैक्स अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम में जाते हैं, ठीक है, ओल्ड टैक्स रिजिम में जाते हैं, तो आपको इस हिसाब से टैक्स लगता है। 12.7 लाख नेट इनकम हो जाएगी, उनमें से भी डिडक्शन करने के बाद अगर हो सकता है कि ये अगर 9 लाख तक भी आता है, 9 लाख तक भी आता है, तो यहाँ पर इस स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स लगेंगे 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%। अप टू 2.5 लैक्स देयर विल बी नो टैक्स। ओके, और 2.5 से 5 लैक्स तक के बीच में 5% का टैक्स लगेगा, और 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20% का टैक्स लगेगा, और 10 लाख से ऊपर अगर अमाउंट जाता है, यहाँ पे आपका नेट टैक्सेबल इनकम जो है आफ्टर ऑल डिडक्शन ये 9 लाख हो जा रहा है, तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। बट अप टू 10 लैक्स ये 20% वाला एप्लीकेबल होगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे 0 टैक्स लग रहा था, बट यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ टैक्स लगेंगे, और ये काफ़ी ज़्यादा टैक्स होगा। अराउंड 50K से भी ज़्यादा का टैक्स आपको लग जाएगा, 60-70K लग सकता है। तो यहाँ पे 0 टैक्स और यहाँ पे 70K टैक्स, तो बेटर है कि अगर आपका इनकम इस तरह से है तो न्यू टैक्स रिजिम में ही आपको जाना चाहिए। ठीक है, तो क्लियर टैक्स के वेबसाइट पे जाकर मैं आपको कैलकुलेट करके भी दिखाता हूँ, जिसका इस तरह का कैलकुलेशन हो सकता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अदर पॉइंट्स हमारे चैट जीपीटी ने हमें क्या ध्यान में रखने बोला है। विच टैक्स रिजिम इज़ बेटर फॉर यू। अब यहाँ पे थोड़ा कंक्लूजन मोड पे आए हैं और रिकमेंडेशन दिया है चैट जीपीटी भाई साहब ने। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि विच रेजिम इज़ बेटर फॉर यू। ठीक है, इफ इनकम इज 12.75 लैक्स और बिलो, द न्यू टैक्स रेजिम मे बी मोर बेनिफिशियल, जो मैंने अभी आपको रिसेंटली बताया, एज यू वुड हैव नो टैक्स लाइबिलिटी ड्यू टू द रिबेट एंड स्टैंडर्ड डिरेक्शन। ठीक है, अगर 12.75 लैक्स या उससे नीचे की आपकी नेट टैक्सेबल इनकम है, तो डेफिनेटली आपको न्यू टैक्स रिजिम के साथ ही जाना चाहिए। ओके, न्यू टैक्स रिजिम के साथ ही जाना चाहिए, एंड वहाँ पर आपको जो है कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, नो टैक्स, यानी कि 0 टैक्स लगेगा। तो ये पहला कंक्लूजन हो गया। इफ़ योर इनकम एक्सीड 12.75 लैक्स, ओके, तो विथ मिनिमल डिडक्शन द न्यू टैक्स रिजिम्स लोअर टैक्स रेट्स, न्यू टैक्स रिजिम लोअर टैक्स रेट could result in lower tax liability। एक और ये भी चीज़ है कि जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया, इसमें 5%, 20% और 30% इतने बड़े बड़े परसेंटेज के स्लैब बनाए गए हैं। बट उसी के कंपैरिजन में अगर आप थोड़ा ऊपर देखोगे, ठीक है, अगर आप थोड़ा ऊपर देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि कितने छोटे छोटे परसेंटेज के टैक्स स्लैब बनाए गए हैं। 8 लाख तक भी 5% ही लगेंगे, 12 लाख तक 10% लगेंगे। तो यहाँ पे लोअर परसेंटेज होने की वजह से आपको न्यू टैक्स रिजिम में लोअर टैक्स लग सकता है। तो उस बेसिस पे भी आपको न्यू टैक्स रिजिम प्रीफर करना चाहिए। बट कंडीशन यही है कि आपको देखना चाहिए कि आपके जो डिडक्शन हो रहे हैं विद सब्सटेंशियल डिडक्शन, इफ़ यू टिपिकली क्लेम सिग्निफिकेंट डिडक्शन इन्वेस्टमेंट अंडर सेक्शन 80C होम लोन इंटरेस्ट, ओल्ड टैक्स रिजिम माइट बी मोर एडवांटेजियस। ठीक है, अगर आप 80C में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 1.5 लाख तक का पूरा इन्वेस्टमेंट यूज़ कर रहे हैं, होम लोन इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, एंड उसके साथ साथ HRA मिल रहा है आपको, एंड ATD मेडिक्लेम, ठीक है, सीनियर सिटीजन के लिए जो एग्जेम्पशंस दिए गए हैं वो यूज़ कर रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई में आपका पैसे जाते हैं, तो वो सारी चीज़ों को ऐड करके अगर आप देखो तो वहाँ पे जो टैक्स आएंगे, ठीक है, वहाँ पे जो टैक्स आएंगे, लेट्स सपोज एक्स अमाउंट आता है, और न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से आपका टैक्स जो स्लैब के हिसाब से आएगा ये कुछ वाई होगा। इफ़ योर वाई इज लेसर देन दैट ऑफ एक्स, देन आपको न्यू टैक्स रिजिम के साथ जाना चाहिए। अगर आपका एक्स इज लेस देन वाई, ठीक है, एक्स इज, पहला केस तो क्या है कि एक्स इज ग्रेटर देन वाई, तो उसमें आपको न्यू टैक्स रिजिम में जाना है। अगर एक्स इज लेसर देन दैट ऑफ वाई, मतलब न्यू टैक्स रिजिम में जो टैक्स आ रहा है वो अगर आपका ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ओल्ड टैक्स रिजिम, तो डेफिनेटली आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में जाना चाहिए। तो इस तरह से आप कंक्लूड कर सकते हैं कि भैया मुझे कौन से टैक्स रिजिम को सिलेक्ट करना चाहिए। ओके,
तो ये तो क्लैरिटी मिल गई आपको कि किस तरह से टैक्स रिजिम सेलेक्ट करना है एंड किसके बेसिस पे करना है। अब चैट जीपीटी भाई साहब हमें रेकमेंड क्या कर रहे हैं वो भी देख लेते हैं। टू मेक ए इन्फॉर्म डिसीजन कैलकुलेट योर टैक्सेबल इनकम। सबसे पहले तो आपका टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट कर लीजिए कि भैया आपका टैक्सेबल इनकम क्या है, टैक्सेबल अमाउंट क्या है, और उसी के बेसिस पे आपको टैक्स लगेगा। तो डिटरमाइन योर ग्रॉस इनकम एंड सब्ट्रैक्ट द एलिजिबल डिडक्शन अंडर द ओल्ड रिजिम। ठीक है, वो कर लीजिए। कंप्यूट द टैक्स लाइबिलिटी अंडर बोथ रिजिम। अब टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स कितना पे करना पड़ रहा है न्यू टैक्स रिजिम में एंड ओल्ड टैक्स रिजिम में, तो ये दोनों आप कंपेयर कर लीजिए और उसमें से जो कम टैक्स लगेगा वो आपको चूज करना चाहिए। बहुत ही सिंपल सेंस है, कोई भी बच्चा भी आपको बता देगा कि दोनों टैक्स रिजिम में जिसमें कम टैक्स लग रहा होगा दैट यू हैव टू सिलेक्ट। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रोवाइड एन ऑफिशियल कैलकुलेटर फॉर दिस पर्पज। तो आईटीआर के वेबसाइट पे, इनकम टैक्स रिटर्न के वेबसाइट पे भी जाकर आप वो कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, और मैं क्लियर टैक्स पर भी वो कैलकुलेटर आपको दिखा देता हूँ। वहाँ पर भी जाके आप वो कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे आपको पता चल जाएगा कि आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी कितना है। ठीक है, तो ये समझ में आने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे ओल्ड में जाना चाहिए या न्यू टैक्स रिजिम में जाना चाहिए। इस तरह से आपका एक क्लैरिटी मिल जाता है आपको। कंसिडर द फ्यूचर फाइनेंशियल प्लान्स। If you plan to invest tax saving instrument or having significant deduction expenses, old regime benefit might outweigh the new regime's lower rates। ठीक है, अभी इसका मीनिंग क्या होता है कि मान लेते हैं कि 2025-26 चालू हो गया है। ठीक है, अब इसी में हो सकता है कि अभी अप्रैल मंथ चालू है। ओके, हो सकता है कि आप अक्टूबर मंथ में प्लान कर रहे हैं कोई घर बाय करने का, होम प्रॉपर्टी बाय करने का। अब ये होम प्रॉपर्टी बाय करना है तो आपके क्या है, इंटरेस्ट वगैरह चालू हो जाएंगे और काफ़ी बड़े अमाउंट में इंटरेस्ट वगैरह चालू हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को भी आपको कंसिडर करना होगा कि जब मेरा इंटरेस्ट चालू होगा तो मेरा काफ़ी अमाउंट इंटरेस्ट में जाएगा, तो क्या मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से, सो दैट मैं चेक कर पाऊँगा कि अक्टूबर के बाद मुझे जो भी यहाँ पे इंटरेस्ट यूज़ होंगे न्यू होम प्रॉपर्टी बाय करने के लिए एंड जो टैक्स मेरे बचेंगे वो मैं कंपेयर कर पाऊंगा न्यू टैक्स रिजिम से एंड ओल्ड टैक्स रिजिम से। तो यहाँ पे हो सकता है कि ओल्ड टैक्स रिजिम आउटवेट कर दे न्यू टैक्स रिजिम के लोअर रेट्स को। ठीक है, मतलब ओल्ड रिजिम में मुझे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल जाए, शायद ऐसा भी हो सकता है। तो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग को भी आपको कंसिडर करना चाहिए सो दैट आप एक प्रॉपर और बेनिफिशियल कंक्लूजन पे पहुंच पाओ। ठीक है, रिमेंबर दैट द ऑप्टिमल चॉइस वेयर इज बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल फाइनेंशियल सिचुएशन। कि वो इन्वेस्टर है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है जो जिसमें वो क्लेम कर सकता है, डिडक्शन हो सकते हैं, एग्जेम्पशंस मिल सकते हैं, तो डेफिनेटली उन्हें ओल्ड रिजिम में जाना चाहिए। एंड ये भी कंपेयर कर लेना चाहिए कि ओल्ड रिजिम में और न्यू टैक्स रिजिम में किस में कम टैक्स मुझे लग रहा है, वो भी एक चेक कर लेना चाहिए। वो चेक हम कर पाएंगे इनकम टैक्स कैलकुलेटर पर जाके, तो वो भी मैं एग्जांपल आपको दिखाऊंगा। एंड इट इज़ एडवाइजेबल टू कंसल्ट विद अ टैक्स प्रोफेशनल एंड फाइनेंशियल एडवाइजर टू असेस विच टैक्स रिजिम अलाइन बेस्ट विद योर फाइनेंशियल गोल्स एंड एप्लीकेशन। देखिए, ऊपर के जो पॉइंट्स है अगर आपने अच्छे से कर लिए ना तो आपको ये फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। बट आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो रहे हैं, आपके दिमाग में समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी चीज़ें किस तरह से करनी है। तो आज के डेट में तो एआई है, उसमें हर एक सवालों का जवाब मिल जाता है आपको। अगर वो भी नहीं समझ में आ रहा है तो डेफिनेटली आपको एक फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले लेनी चाहिए कि भैया मेरा आगे का ऐसा ऐसा प्लान है और इसके बेसिस पे कौन सा बेस्ट रहेगा, या फिर प्लान नहीं है तो मेरे जो नेट टैक्सेबल इनकम है इतने इतने है, उसके हिसाब से कौन सा बेस्ट रहेगा। बट अगर फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह नहीं लेनी है तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है वेबसाइट पे। अब कौन सी वेबसाइट पे जाएंगे वो तो मैं आगे बताऊंगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं न्यू वेबसाइट क्लिक करने के लिए जा रहा हूँ और यहाँ पर क्लियर टैक्स मुझे टाइप करना है, तो ये क्लियर टैक्स आ गया और इसमें इनकम टैक्स कैलकुलेटर है, तो इस पर मैं क्लिक कर लूँगा। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये इनकम टैक्स कैलकुलेटर आपको दिखाई दे रहा है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आकर इनकम टैक्स कैलकुलेटर पर क्लिक कर लेता हूँ और ये इनकम टैक्स कैलकुलेटर मेरा ओपन हो चुका है। इनकम टैक्स कैलकुलेटर फॉर फाइनेंशियल ईयर
2025 26। ओके, अब यहाँ पे बेसिक डिटेल्स मुझे यहाँ पे फिल करने हैं। फाइनेंशियल ईयर मुझे चूज़ कर लेना है, तो यहाँ पे 2025-26 मैंने चूज़ कर लिया है। 1 अप्रैल 1 अप्रैल 2000, ये असेसमेंट ईयर दिखा रहा है आपको, ठीक है, ये लेटेस्ट वाला है अपना। तो यहाँ पर ये मैंने फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट कर लिया है। एज ग्रुप डेफिनेटली यू आर सैलरीड एम्प्लॉय, तो यहाँ पे एज ग्रुप 0 to 60 में ही सिलेक्ट करना है, बिकॉज इसके आगे 60 to 80, 80 अबव इस तरह के एज ग्रुप है। और यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ, तो मुझे आता है इनकम डिटेल्स, जो कि मुझे यहाँ फिल करने हैं। और ये सारे इनकम डिटेल्स मुझे यहाँ पर फिल करने हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट, रेंटल इनकम रिसीव्ड, इनकम फ्रॉम डिजिटल एसेट, exempt allowances, interest on home loan self occupied, interest on home loan let out, ओके, मतलब रेंटेड टाइप की जो प्रॉपर्टी होती है, एंड अदर इनकम्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिल करनी होगी, सो दैट आपका टैक्स कैलकुलेट हो पाए। अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ में ना आए तो यहाँ पे आई बटन है, यहाँ पे आई बटन पे आपको क्लिक करना है। तो ये आपको दिखेगा कि जैसे ये आई बटन पे आप कर्सर लेके जाते तो यहाँ पे आपको दिखाई देता है सैलरी बिफोर रिड्यूसिंग दी HRA, LTA, स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड प्रोफेशनल टैक्स, इफ एप्लीकेबल रिड्यूस दी लीव एनकैशमेंट, ठीक है, मैक्सिमम 25 lakhs। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद जो आपका इनकम होगा वो आपका इनकम फ्रॉम सैलरी यहाँ पे आपको डालना है। यहाँ पे क्या करना है, इंक्लूड्स दी इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक, बैंक सेविंग आपने जो की है FD वगैरह से जो भी आता होगा, जो डिपॉजिट की होगी, और या फिर अदर इंटरेस्ट होंगे, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। रेंटल इनकम रिसीव्ड, जो भी आपके प्रॉपर्टी है जहाँ से रेंट इनकम आ रहा है, वो सारे अमाउंट यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है। एंड इनकम फ्रॉम डिजिटल एसेट, अगर आपने कोई भी डिजिटल एसेट लाइक क्रिप्टो या फिर स्टॉक में इन्वेस्ट करके रखा है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। एंड एग्जाम अलाउंस, HRA, LTA, प्रोफेशनल टैक्स एंड एनी अदर एग्जाम्पन्स जो भी हैं सारे के सारे ऐड होके यहाँ पे आ जाएंगे। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया ये सारे डेटा मुझे मिलेंगे कहाँ? तो आपके कंपनी से आपको फॉर्म 16 मिलता होगा। फॉर्म 16 में ये सारे डेटा आपको ऑलरेडी अवेलेबल रहते हैं। एंड फॉर्म 26 में ये नेट इनकम फ्रॉम डिजिटल एसेट, वो सारी डेटा वहाँ पर मिल जाते हैं आपके, जो भी प्रॉफिट शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में आप रिसीव कर रहे हैं जो अमाउंट, तो एज एन इनकम यहाँ पे आपको दिखाई देंगी। तो इसके बाद इंटरेस्ट फ्रॉम होम लोन सेल्फ ऑक्यूपाइड, मतलब खुद के लिए जो खरीदा होगा उसमें जो होम लोन इंटरेस्ट जा रहा है वो इनकम आपको यहाँ पे डालना है। और मान लेते हैं आपका खुद का घर है ही, लेकिन रेंट पे देने के लिए आपने प्रॉपर्टी बाई की है, उसका होम लोन का इंटरेस्ट यहाँ पर आ सकता है, और यहाँ पे आपको वो इनकम डालना होगा। और इन सब के अलावा कोई अदर इनकम है तो आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से कंटिन्यू बटन दबा दूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, फटाफट ना यहाँ पे रफ फिगर डाल देता हूँ कि मेरी टोटल इनकम जो है वो 9 लाख की है, ठीक है। 9 लाख टोटल इनकम है। इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट से जो मेरे इनकम आ रहे हैं बैंक डिपॉजिट से, तो वो मान लेते हैं कि साल के मेरे 50,000 रुपये आते हैं, ओके। तो यहाँ पे रेंटल इनकम रिसीव्ड जो दिख रहा है, यहाँ पे मान लेते हैं कि 15-17 हज़ार रुपये रेंट इनकम आते हैं, तो उसके हिसाब से 2 लाख रुपए मान लेते हैं हम यहाँ पे रेंट इनकम आ रहा है, ठीक है। मैं जैसे एक एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ, सो दैट आपको समझ में आए कि किस तरह से टैक्स कैलकुलेट करना है। इनकम फ्रॉम डिजिटल एसेट, मान लेते हैं इन्होंने कुछ 5 लाख 8 लाख रुपए स्टॉक मार्केट में डाल के रखे हुए हैं, जहाँ से उनको डिविडेंड एंड प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ से उनको साल के लाख रुपए देन इनकम आ जाते हैं। एग्जाम अलाउंस, यहाँ पे जो है HRA, LTA, प्रोफेशनल टैक्स, सारे के सारे अलाउंसेस आपको पकड़ने हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि जो HRA वगैरह डालना है, तो HRA, LTA सब पकड़ के मैं यहाँ पर 2 लाख का अमाउंट डाल देता हूँ। तो ये 2 लाख का अमाउंट यहाँ पे हो गया। इंटरेस्ट ऑन होम लोन सेल्फ ऑक्यूपाइड, ये मान लेते हैं कि खुद के लिए नहीं लिया है, बट रेंट पे देने के लिए एक प्रॉपर्टी मैंने बाई किया है, उसके ऊपर इंटरेस्ट कुछ मेरा 60,000 के इंटरेस्ट जाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं डाल दे रहा हूँ। और अदर इनकम 0 डाल देता हूँ, कोई अदर इनकम नहीं है। यहाँ पे कंटिन्यू क्लिक करूँगा और बेसिक डिडक्शन यहाँ पे 1.5 लाख का मैं डाल देता हूँ, क्योंकि मैंने 1.5 लाख का पूरा ATC में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ठीक है। मेडिकल इंश्योरेंस ATD में अगर आपने किया होगा तो कुछ वो आप डाल सकते हैं, मेडिकल प्रीमियम
एंड प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, फीस पेड फॉर सेल्फ एंड फैमिली इंक्लूडिंग पेरेंट। ठीक है, ये आई बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि एक्चुअली इसमें क्या क्या डालना है, कौन से सारे इन्वेस्टमेंट आपने किए हैं तो वो डालना है। तो यहाँ पे एटीसी में आप देख सकते हैं ईएलएस म्यूचुअल फंड, एलआईसी प्रीमियम एटसेट्रा, पीपीएफ, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और एटीईए में क्या डालना है, एटीसीसीडी में क्या डालना है, टीटीए में क्या डालना है, तो ये सारी चीज़ें आपको फॉर्म 16 में ऑलरेडी दिया रहता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डाल देना होता है। तो मेरा एटीसी में मान लेते हैं कि 1.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट है, बाकी मेरा कहीं पे भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो अब ये मैं कैलकुलेट कर दूंगा। अब कैलकुलेट करने के बाद आपको दिखाई दे रहा है कि टोटल इनकम जो है 12,50,000 हो गई है, एंड एग्जेम्पशन जो है एंड डिडक्शन 75,000 का है। तो ये 12.5 लाख न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि भैया स्टैंडर्ड डिडक्शन इतना आपको मिलता है और टोटल इनकम 12.5 लाख का रहेगा, तो उस पर आपको जीरो टैक्स लगेगा। अब यहाँ पे टैक्सेबल इनकम देखते हैं। यहाँ पे टैक्सेबल इनकम जो है सारे प्लस माइनस करके मेरे टैक्सेबल इनकम जो है 10,55,000 आए हैं, एंड इसके लिए टैक्स पेएबल कितना है, टैक्स पेएबल है 31,200 रुपये का। ठीक है, इनकम टैक्स जो है 31,200 रुपये है। अब आप सोचोगे कि भैया ये 10,55,000 है, उसके ऊपर भी टैक्स लग रहे हैं, तो ये टैक्स किसके बेसिस पे लग रहे हैं, ये टैक्स किसके बेसिस पे लग रहे हैं, जो आपने इनकम दिखाया है डिजिटल एसेट से, इंटरेस्ट जो आपको मिल रहे हैं एफडी से, तो वो सारे के अलग कैलकुलेशन होते हैं, जो कि मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ, इसीलिए मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया आपको। यहाँ पर अगर इनकम डिटेल्स में फिर से जाऊँ तो यहाँ पर देखिए आई पे क्लिक करूँ तो ये देखिए टैक्स एट 30%, तो इसका अलग से टैक्स लगता है कि 30% इसका टैक्स लगे। अभी इसका 30% टैक्स जो लगा है ना, वही 30,000 रुपये हो जा रहे हैं, तो इसको मान लेते हैं जीरो कर देते हैं। ये जीरो मैंने कर दिया, कंटिन्यू किया, कैलकुलेट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए आपके टैक्स जो हो गए जीरो हो गए। ठीक है, तो वो डिजिटल एसेट के जो टैक्स थे वो निकल गए। तो हर एक चीज़ों के जो भी आपके इनकम इंस्ट्रूमेंट्स है, उन सारे के अलग अलग रूल्स होते हैं टैक्स कैलकुलेशन के, उसके बेसिस पे ही आपके टैक्स लगते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, भैया मेरा इनकम तो उतना है नहीं और यहाँ पे दिख रहा है कि 10,55,000 है, फिर भी मुझे टैक्स क्यों लग रहा है। ठीक है, जैसे ये 1 लाख रुपए यहाँ पे डाले हुए थे, तो यहाँ पे दिखता था कि ऊपर जाने के बाद कैलकुलेट करने के बाद कि 10,55,000 है, यहाँ पे बोल रहा है कि 12.5 लाख है, तो इस पर टैक्स नहीं लगेंगे, बट मुझे 31,200 क्यों लग रहा है। तो अब ये इसीलिए लग रहा है क्योंकि भैया इसका अलग कैलकुलेशन है, डिजिटल एसेट का अलग कैलकुलेशन है, वो 30% एक्स्ट्रा लग रहा है, वो इसमें नॉर्मल कैलकुलेशन में नहीं आती है, इसका कैलकुलेशन अलग से होता है, मतलब इसमें कोई भी एग्जाम्पशंस नहीं मिलेगा आपको। तो ये अगर आपका जीरो है, आपके पास कोई भी डिजिटल एसेट नहीं है, देन आप कैलकुलेट करते हैं तो 9,55,000 में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार मैं इनकम डिटेल्स में थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ। मान लेते हैं कि ये मेरा इनकम है 12,50,000। ठीक है, 12,50,000 ये मैं जीरो कर देता हूँ, रेंटल इनकम जीरो कर देता हूँ, और फिर बाद में एग्जाम अलाउंस जो है ये जीरो कर देता हूँ। ठीक है, ये जीरो कर देता हूँ, कैलकुलेट करता हूँ, ये भी जीरो हो जाएंगे, इसका कुछ मीनिंग नहीं होगा। ठीक है, एंड इनकम डिटेल्स में तो 12.5 लाख पे तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, तो इसको 14 लाख कर देता हूँ। ठीक है, ये 14 लाख मैंने कर दिया, तो ये कंटिन्यू करता हूँ। अब ये कैलकुलेट कर देता हूँ। अब ये देखिए 14 लाख करने के बाद क्या हो गया कि टैक्सेबल इनकम जो है वो कितना हो गया, 14 लाख में से 75,000 डिडक्ट कर दीजिए, तो 13,25,000 जो है आपका टैक्सेबल इनकम हो गया। ठीक है, तो 14 लाख में से 75,000 माइनस कर दिया, तो आपका टैक्सेबल इनकम कितना हो गया, 13,25,000। 13,25,000 का जो कैलकुलेशन होगा वो किसके बेसिस पे होगा, चलिए यहाँ पे फिर से जाते हैं चैट जीपीटी पे, और यहाँ पर देखिए कि ये जो टैक्स स्लैब दिए गए हैं आपको 4 लाख से 8 लाख के बीच में 5%, 8 लाख से 12 लाख के बीच में 10%, 12 लाख से 16 लाख के बीच में 15%, इस स्लैब के बेसिस पे आपका कैलकुलेशन होगा 13,25,000 तक। यानी कि 4 से 8 लाख पे 4 लाख का जो है 4 लाख इंटू 5% वो आ जाएंगे, 8 लाख से 12 लाख पे 10% आ जाएंगे, एंड 12 लाख से 13,25,000 यानी कि 1,25,000 पर 15% का टैक्स लग जाएगा, और ये तीनों टैक्स ऐड हो जाएंगे और टोटल टैक्स आपको लग जाएगा। अब ये टोटल टैक्स कितना आएगा, ये टोटल टैक्स आता है आपका जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 81,900 रुपीज़। तो ये 81,900 रुपीज़ टोटल टैक्स आता है।
यही टैक्स अगर आपने जो इनकम डिटेल्स यहाँ नीचे डाला था, जहाँ पे कोई किसी भी तरह का इनकम, अदर इनकम नहीं आ रहा है, ना कोई इंटरेस्ट से आपको एग्जेम्पशन मिल रहा है, उस कंडीशन में ओल्ड रिजिम में आपको टैक्स कितना लगेगा? 2,26,000 का। ठीक है, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की है, किसी तरह का एग्जेम्पशन नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ पे आपको 2,26,000 का टैक्स लग सकता है। बट इसी कंडीशन में अगर डिडक्शन में फिर से जाते हैं, आप इनकम डिटेल्स में जाते हैं, डिडक्शन में जाते हैं, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 1.5 लाख का डिडक्शन यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी मैं कुछ मान लेते हैं 50,000 का, इसका कुछ मैक्सिमम लिमिट होता है, वो आप चेक कर लीजिएगा। मैं रैंडम डाल रहा हूँ एंड 80 का कुछ अमाउंट डाल देता हूँ। नहीं तो यहाँ पे डोनेशन टू चैरिटी, कुछ आपने 1.5 लाख का डोनेशन कर दिया है कुछ चैरिटी ट्रस्ट को, एंड ये लोग करते हैं, कुछ जो ट्रस्ट होते हैं उन्हें डोनेट करते हैं एंड उससे भी टैक्स बचाते हैं। तो इस तरह के आप कर सकते हैं। एनपीएस में कुछ कंट्रीब्यूशन हो रहा है तो साल का 50,000 में डाल देता हूँ। अब ये सारे करने के बाद कैलकुलेट करते हैं। इसके पहले एचआरए में भी आपने कुछ डाला नहीं, तो यहाँ पे एग्जाम्स अलाउंस में 2 लाख रुपए डाल देता हूँ मैं। आपके एचआरए और एलटीए के जो सारे हाँ अमाउंट है और प्रोफेशनल टैक्स, तो वो सारे 2 लाख रुपए मैंने यहाँ डाल दिया, कंटिन्यू किया, कैलकुलेट किया। अब कैलकुलेट करने के बाद देखिए आपका नेट टैक्सेबल इनकम हो गया है 7,50,000। अब यहाँ पे एक चीज़ आप गौर कीजिए, तो थोड़ी देर पहले आपने जो मैंने इनकम डिटेल्स अभी अपडेट किया, जो एग्जाम्पशन वगैरह डाले, ठीक है, उसके पहले तो नहीं डाले हुए थे, तो नहीं डाला था, तो वहाँ पे जो टैक्स पेबल आ रहा था 2,26,000 समथिंग आ रहा था। ठीक है, तो 2 लाख के ऊपर ही आपका टैक्स आ रहा था। अब यहाँ पे टोटल इनकम सेम है, ओके, बट एग्जाम्पशन एंड डिडक्शन जो है वो बढ़ गए क्योंकि मैंने अभी ऐड किया। ओके, अब ये एग्जाम्पशन बढ़ने के बाद टोटल नेट इनकम कितना हो गया? नेट टैक्सेबल इनकम 7.5 लाख हो गए। अब ये 7.5 लाख पर जो टैक्स कैलकुलेट होगा वो कैसे कैलकुलेट होगा? वो इस बेसिस पे कैलकुलेट होगा, जो आपका ये ओल्ड टैक्स है। तो यहाँ पे 2.5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 से 5 लाख तक 5% लगेगा और 5 लाख से 10 लाख तक 20% लगेंगे। ठीक है, लेकिन आपका टैक्सेबल इनकम 7.5 लाख ही है, तो 5 से 10 लाख तक ही 20% तक ही जाएंगे। अगर ये टैक्सेबल इनकम 10 लाख से भी ज़्यादा होता तो ये 30% का भी स्लैब एप्लीकेबल हो जाता। तो इस तरह से कैलकुलेट करके टैक्स पेएबल जो आता है वो 65,000 आते हैं। अब देखिए, यही कहा जा रहा था कि अगर आप अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करते हैं, एग्जेम्पशंस ले रहे हैं, तो आपको ओल्ड टैक्स रिजिम ही सिलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, ये एक चीज़ इसीलिए कहा गया था क्योंकि जब आप एग्जेम्पशंस नहीं ले रहे थे और आपकी इनकम 14 लाख थी, तो यहाँ पे नेट टैक्स पेएबल जो आ रहा था वो कितना आ रहा था? 2 लैक्स प्लस में आ रहा था। ठीक है, 2 लाख से भी ज़्यादा का टैक्स यहाँ पे पे हो रहा था, यानी कि यहाँ पे आपके लगभग 1.5 लाख रुपए बच गए। ठीक है, 2,26,000 कुछ आ रहे थे, तो इस तरह से देखा जाए तो लगभग 1.5 लाख से भी ज़्यादा का आपका अमाउंट सेव हो गया, इतना टैक्स आपने बचा लिया। तो इस तरह से आप कंक्लूड कर सकते हैं कि भैया आपको आपके फाइनेंशियल कंडीशन, फाइनेंशियल सिचुएशन और फाइनेंशियल प्लानिंग के बेसिस पे आपको सेलेक्ट करना होता है कि मुझे ओल्ड टैक्स रिजिम में जाना है या फिर न्यू टैक्स रिजिम में। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही क्लियर हो चुका होगा, बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली मुझे टैक्स कैसे कैलकुलेट करना चाहिए और कौन सा टैक्स रिजिम मेरे लिए बेस्ट हो सकता है। ओके, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और क्या इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो वो भी फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। अगर बेस्ट लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने सर्कल में शेयर कीजिए, तो दैट हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और हम भी आपके साथ साथ ग्रो होते रहे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।